एलॉन मस्क के बारे में शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा, बट कभी इमेजिन किया है कि कैसे इतने कम टाइम में इन्होंने इतनी पावर हासिल कर ली। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो 21वीं सदी में सबसे पावरफुल इंसानों में से एक हैं। एक ही लाइफ में इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि हम जैसे नॉर्मल पीपल के लिए ये अचीव करना इम्पॉसिबल सा लगता है। आज मैं आपको एक ऐसी बुक की समरी बताने जा रहा हूँ जिसमें कुछ ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप इम्पॉसिबल से दिखने वाले टास्क को बहुत आसानी से कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुक आपको अगला एलॉन मस्क बना देगी, बट ये आपको हेल्प करेगी कुछ ऐसे टास्क करने में जो अभी आपको इम्पॉसिबल लगते हैं। और ये चीज़ मैं सिर्फ बुक से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने खुद की लाइफ में पहले इम्प्लीमेंट किया, इसके रिजल्ट्स को देखा और तभी आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का बिटवीन द पेजेस के हिंदी एपिसोड में। यहाँ हम सेल्फ हेल्प बुक, फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक की समरी के बारे में बात करते हैं। और आज जो बुक मैंने उठाई है उसका नाम है एटॉमिक हैबिट। ये एक बहुत ही खूबसूरत बुक है जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप इम्पॉसिबल से दिखने वाले टास्क को असल में जो कि इतने इम्पॉसिबल नहीं है उन्हें कैसे कर सकते हैं। ये सिखाती है कि कैसे आप किसी भी बुरी आदत को प्रैक्टिकल वे में छोड़ सकते हैं और किसी अच्छी आदत को कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बुक की चैप्टर बाय चैप्टर शॉर्ट समरी और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। चैप्टर फर्स्ट, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। टाइटल से हमें समझ आता है कि इस चैप्टर में ऑथर एटॉमिक हैबिट और उसकी सरप्राइजिंग पावर को डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक हैबिट का मतलब किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को उठाना और उसको इतने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना कि वो एक पार्ट करने में मार्जिनल एरर रह ही न जाए, और फिर उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर टास्क को कंप्लीट करना। 1908 से करीबन अगले 100 सालों तक ब्रिटेन ने साइकिलिंग में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था, और अगले 110 सालों में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने कोई भी इवेंट नहीं जीता था। इम्पैक्ट ये हो गया था कि यूरोप के बड़े बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर ने सेल्स के डाउन होने के डर से बाइक देने से ही मना कर दिया था। 2003 में ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का एक नया कोच बनाया गया। ब्रेल्स बाकी सभी कोच से सिर्फ एक चीज़ में अलग थे, और वो था छोटी छोटी कमियों को इकट्ठा करना। उन्होंने साइकिलिंग और साइकिलिस्ट से जुड़ी हुई हर एक छोटी छोटी कमियों को समझा और उस पर काम किया। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने हर एरिया में 1% इम्प्रूवमेंट को ढूंढा। इन छोटे छोटे हंड्रेड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट के बाद रिजल्ट दिखा। अगले 5 साल के अंदर ही 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुए और ब्रिटेन ने साइकिलिंग में 60% मेडल जीत लिए। ऑथर बताते हैं कि कैसे 1% इम्प्रूवमेंट नोटिसेबल नहीं होता है, बट ये आगे चल के काफ़ी मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। अगर आप डेली 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं खुद को अगले 1 साल के लिए, तो आप खुद को 37% बेटर कर पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आगे ऑथर सक्सेस को डिफाइन करते हुए बताते हैं कि सक्सेस डेली हैबिट्स के प्रोडक्ट्स के जैसी है। डे बाय डे ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि ऑल द बिग थिंग्स कम्स फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग। सारी बड़ी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको आज बड़ी दिख रही हैं, वो सभी एक टाइम पर बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करी गई थी। समय के साथ लगातार नियमित रूप से 1% इम्प्रूवमेंट करते करते आज वो इतनी बड़ी हो गई हैं। क्लियर आगे लिखते हैं कि हमें एंड गोल पर फोकस करने की जगह सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक अच्छी बॉडी चाहिए तो हमें अच्छी बॉडी बनानी है। इस पर फोकस करने की बजाय हमें उसको पूरा करने के सिस्टम यानी कि एक्सरसाइज करने पर फोकस करना चाहिए। जब हम अपना फोकस एक्सरसाइज करने पर लगाएंगे तो इवेंचुअली हम शेप में आएंगे और हमारी एक अच्छी बॉडी होगी। आगे ऑथर ने गोल से होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है। ऑथर लिखते हैं कि सभी ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, सारे कैंडिडेट जॉब पाना चाहते हैं, और अगर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग सेम ही गोल शेयर कर रहे हैं
तो गोल तो वो चीज़ नहीं है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो क्या है जो एक्चुअली में मैटर कर रहा है? वो है वो सिस्टम, वो प्रोसेस जो दोनों ने फॉलो किया है बाकी के दिनों में अपने अपने गोल्स को पाने के लिए। किसी गोल को पाना एक टेम्परेरी चेंज है, और इस बात को सपोर्ट करने के लिए क्लियर लिखते हैं कि इमेजिन करिए कि आपके पास एक मैसी रूम है और आपने एक गोल सेट किया कि आप इसे क्लीन करेंगे, और अगर आप साफ़ करने के लिए एनर्जी लगाएंगे तो आपका रूम साफ़ हो जाएगा। बट अगर आपने फिर से पुरानी हैबिट्स को कंटिन्यू रखा तो कुछ समय बाद ही आपको फिर से गंदगी का एक ढेर मिलेगा, और फिर से आप इंतज़ार करेंगे कि मोटिवेशन मिले और आप फिर से साफ़ कर पाए, क्योंकि आपने पुराने सिस्टम को चेंज नहीं किया और इसलिए आप उसी आउटकम्स के लिए भागते रहेंगे। तीसरी समस्या है कि गोल्स आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। कैसे? बस एक बार मैं ये अचीव कर लूँ तब से मैं एंजॉय करूँगा। गोल फर्स्ट मेंटालिटी की प्रॉब्लम यही है कि हम अगले माइलस्टोन को अचीव करने तक के लिए अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते रहते हैं। चौथी और आखिरी समस्या है कि गोल लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए गलत है। गोल का पर्पस होता है गेम को जिताना, जबकि सिस्टम का मतलब होता है गेम को खिलाते रहना। और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में हम एंडलेस कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ना कि सिंगल टाइम विन। तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा पहला चैप्टर। तो इसमें हमने सीखा कि 1% का डेली इम्प्रूवमेंट हमें एक साल में 37% बेटर पर्सन बना सकता है। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स एक टाइम आने पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। हमें गोल की बजाय उसको अचीव करने के सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। गोल हमें टेम्परेरी विन दिलाता है, जबकि सिस्टम लॉन्ग टर्म की प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल है। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है हाउ हैबिट शेप योर आइडेंटिटी। कैसे एक आदत आपकी आइडेंटिटी को बनाती है। और सकते हैं कि गुड हैबिट्स को करते रहना कितना टफ है, जबकि बैड हैबिट को हम ना चाहते हुए भी करते जाते हैं और उनको ब्रेक करना भी इम्पॉसिबल लगता है। ऑथर इसके 2 रीजंस बताते हैं। पहला, हम गलत चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं। दूसरा, हम गलत तरह से चेंज कर रहे होते हैं। और इस चैप्टर में हम पहले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर आगे बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के चेंज में 3 लेयर्स काम आती हैं। आउटर लेयर जो कि आउटकम्स को डिफाइन करती है, मिडिल लेयर जो कि प्रोसेस को डिफाइन करती है, इनर लेयर जो कि आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। बहुत सारे लोग आउटकम बेस्ड अप्रोच को अपनाते हैं, वो पहले रिजल्ट पर फोकस करते हैं और फिर प्रोसेस और आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस 1% इम्प्रूवमेंट के लिए हमें आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच का मतलब चेंज योर आइडेंटिटी, योर बिलीफ फर्स्ट, देन अप्लाई द प्रोसेस, देन सी द रिजल्ट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं। पहले पर्सन को जब सिगरेट ऑफर करी गई तो वो बोलते हैं कि नो थैंक्स, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ। इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे समझ आता है कि ये एक स्मोकर है जो अब नॉन स्मोकर बनना चाह रहा है। अब जब सेम ही सिगरेट दूसरे पर्सन को ऑफर करी गई तो वो बोलते हैं नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था, बट ये दिखाता है कि स्मोक करना इनकी पुरानी आइडेंटिटी थी, अब ये स्मोकर नहीं है। दिस इज आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच। हाँ, कि आइडेंटिटी चेंज करते हो और खुद में ऐसा बिलीव डेवलप करते हो कि आप एक अलग पर्सन हो और अब आपको अलग तरह से बिहेव करना होगा। सपोज आप फिट होना चाहते हो तो आप ये बिलीव डेवलप करते हो कि आप फिट हो। अब फिट लोग जो करते हैं वो काम करना स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आप खुद ही फिट होने लगते हो। ऑथर लिखते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स टेम्परेरी होते हैं जब तक कि ये आपकी लाइफ का पार्ट ना बन जाए। गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप बुक पढ़ना चाहते हो, गोल होना चाहिए कि आप एक रीडर बनना चाहते हो। आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी का ही रिफ्लेक्शन है, और जब आप अपने गोल को आइडेंटिटी बना लेते हो तब आप उसी तरह से बिहेव करने लगते हो और फिर जो चेंजेस होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्लियर लिखते हैं कि कई बार हम खुद से ही फॉल्स बिलीव बना लेते हैं। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम टेरिबल एट मैथ्स, और ये बार बार बोलने पर हम उसी आइडेंटिटी में चले जाते हैं। ऑथर आइडेंटिटी को चेंज करने की 2 सिंपल स्टेप बताते हैं।
फर्स्ट, ये निश्चित करो कि आप किस तरह के पर्सन बनना चाहते हो। सेकंड, स्मॉल विंस के साथ खुद को प्रूव करो कि आप वही पर्सन हो। एटॉमिक हैबिट के दूसरे चैप्टर की हमने ये कुछ बातें सीखी। फर्स्ट, चेंज के 3 लेवल होते हैं, आउटकम चेंज, प्रोसेस चेंज और आइडेंटिटी चेंज। सेकंड, हैबिट चेंज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम आइडेंटिटी पर काम करें और ये बिलीव डेवलप करें कि हम वही पर्सन हैं। थर्ड, किसी भी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस देखी गई। पहली, ये डिसाइड करिए आप कि आप क्या बनना चाहते हो। दूसरा, कि स्मॉल विंस के साथ खुद को प्रूव करो कि आप वही पर्सन हो। यहाँ से हमें अपना दूसरा चैप्टर भी ख़त्म कर लिया है। अभी बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। इस चैप्टर में हम 4 सिंपल स्टेप्स देखेंगे जिनसे हम अच्छी हैबिट्स को बनाना सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप है क्यू। क्यू एक इन्फॉर्मेशन है रिवार्ड्स की। जब भी हम किसी हैबिट्स को करने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले उससे मिलने वाले रिवार्ड्स के बारे में सोचते हैं। क्यू रिवॉर्ड्स की तरफ इंडिकेशन करता है, जो नेचुरली अगले स्टेप क्रेविंग की तरफ बढ़ाता है। क्रेविंग हैबिट को करने का मोटिवेशनल फोर्स या फिर कहें डिज़ायर है। तीसरा स्टेप है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स वो एक्चुअल हैबिट है जो हम परफॉर्म करते हैं उस हैबिट को करने के लिए, और लास्ट में ये रिस्पॉन्स आपको एक रिवार्ड देता है, और ये रिवार्ड हर एक हैबिट का एंड गोल होता है। इन सब में क्रू प्रोसेस है रिवॉर्ड्स को पहचानने की, क्रेविंग है रिवॉर्ड्स को चाहने की, रिस्पॉन्स एक्शन है जिससे हम उस रिवॉर्ड्स को पाते हैं, और रिवॉर्ड एंड सक्सेस है जिससे हम अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करते हैं। जिन हैबिट्स का रिवार्ड हमें सेटिस्फाइंग लगता है, हम उस हैबिट को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये प्रोसेस फिर से फॉलो करते हैं। ऐसे ही हैबिट का एक लूप बनता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड्स। ऑथर लिखते हैं कि इन 4 स्टेप्स का यूज़ करके हम किसी भी बैड हैबिट्स के लूप को एंड कर सकते हैं या फिर किसी गुड हैबिट के लूप को बना सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम इन्हीं स्टेप्स के बारे में देखेंगे। हैबिट को बनाने में जो 4 स्टेप्स थे, उसका पहला स्टेप है मेक इट ऑब्वियस। अब अगले कुछ चैप्टर्स में हम इसी के बारे में सुन रहे होंगे। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट, वो आदमी जो सही नहीं लगा। ऑथर बोलते हैं कि ब्रेन की लर्निंग कभी नहीं रुकती है। हम अपने आसपास होने वाले चेंजेस को देखते रहते हैं और हमारा ब्रेन उसको एनालिसिस करता रहता है, और जब इन्वायरमेंट में कुछ नया चेंज आता है तो ब्रेन हमें ट्रिगर कर देता है। कई बार हमें ये अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हमारा ब्रेन और बॉडी बिना थिंकिंग किए ही बहुत कुछ अचीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हम हेयर्स को नहीं बोलते हैं कि वो ग्रो करे, हार्ट से नहीं कहते हैं कि वो पंप हो, भूख भी खुद से ही लगती है, ना कि खाने को देखने के बाद। हैबिट की ये एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग पावर है कि आपको हैबिट को स्टार्ट करने के लिए उसके क्यों को जानने की ज़रूरत नहीं होती है। समय के साथ वो हैबिट हमारे लिए कॉमन होती जाती है। जापानीज़ रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रेलवे सिस्टम है। यहाँ आप कंडक्टर्स की एक स्ट्रेंज हैबिट पाएंगे। जितने भी ऑपरेटर्स जो ट्रेन चला रहे होंगे वो एक रिचुअल को फॉलो करते हैं। जब ट्रेन सिग्नल को अप्रोच करती है तो वो बोलेंगे कि सिग्नल ग्रीन है। स्टेशन पहुंचने से पहले और निकलने के बाद एग्जैक्ट स्पीड को बोलना, और निकलने के टाइम टेबल देखना और टाइम को बोलना। इस प्रोसेस को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड बोलते हैं, और ये एक सेफ्टी सिस्टम है जिससे एरर्स को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। सुनने में ये फालतू का लग रहा होगा, लेकिन पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड ने 85% तक एरर्स को रिड्यूस और 30% तक एक्सीडेंट को कम कर दिया है। मोरल ये है कि जो बिहेवियर जितना ऑटोमेटिक होता जाता है, हमें उसे करने के लिए कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता है, और वो कभी ना ख़त्म होने वाली हैबिट्स में आ जाता है।
आगे ऑथर बताते हैं कि लाइफ में सबसे चैलेंजिंग यही है कि हमें पता नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं, और ऐसे में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हैबिट स्कोर कार्ड का यूज़ करना चाहिए। अपनी डेली हैबिट का एक स्कोर कार्ड बनाओ, जैसे कि सुबह उठना, अलार्म बंद करना, फ़ोन चेक करना, बाथरूम जाना, फ्रेश होना, ब्रश करना, ड्रेस पहनना, चाय बनाना एंड सो ऑन। एक बार जब आपके पास हैबिट्स की पूरी लिस्ट है तो आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि ये हैबिट मेरे लिए अच्छी हैबिट है या बुरी हैबिट है, और उसी के अकॉर्डिंग हैबिट्स को प्लस और माइनस साइन देते जाना है, और अगर न्यूट्रल हैबिट है तो उसके लिए इक्वल साइन लगा सकते हो। एक बार जब आपके पास हैबिट का स्कोर कार्ड है, उनके स्कोर के साथ आपको खुद ऑब्जर्व करना है, जैसे कि आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हो, और तब तक कुछ नहीं करना है जब तक खुद से ये ना लगे कि नहीं अब इसे चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड्स। सपोज चॉकलेट खाना आपके लिए नेगेटिव है बट आपका मन करता है, तो खाते समय ये खुद से ही तेज आवाज़ में बोलना है, मैं ये चॉकलेट खाने वाला हूँ जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मेरे वेट को बढ़ाएगा और दांतों को नुकसान पहुँचाएगा। अपनी बैड हैबिट्स को ऐसे लाउड वॉइस में सुनने के बाद हैबिट से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस और भी रियल लगते हैं, और हमारे एक्शंस में वेट होता है, जिससे हम माइंडलेसली अपने पुराने रूटीन में स्लिप नहीं होते हैं। ये प्रोसेस आपको डेली हैबिट के टास्क में भी हेल्प करती है। तो इस चैप्टर में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड्स के बारे में जाना और हैबिट स्कोर कार्ड को बनाया। आज इस समरी के बाद आप सभी अपना अपना हैबिट स्कोर कार्ड बनाने वाले हैं और फिर कमेंट में उसका स्कोर मुझे बताने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट एनी। नई हैबिट को स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका। ग्रेट ब्रिटेन के रिसर्चर्स ने 248 लोगों को लेकर एक्सरसाइज करने की हैबिट को बनाने का सोचा। सब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप से ये बोला गया कि आपको ये ट्रैक करना है कि आप कितना एक्सरसाइज करते हो। सेकंड ग्रुप मोटिवेशनल ग्रुप था, उनको सिर्फ वर्कआउट को ट्रैक करने को ही नहीं बल्कि उससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में पढ़ने को बोला गया, और उन्हें इससे रिड्यूस हुई बीमारियों के बारे में भी अवेयर कराया गया। थर्ड ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह ही सेम मोटिवेशन दिया गया, लेकिन उनसे एक प्लान भी बनाया गया कि अगले वीक तक मैं इस दिन तक इतने टाइम तक या इस टाइम पर इस जगह पर एक्सरसाइज करूँगा। पहले और दूसरे ग्रुप ने 35 से 38% तक हफ्ते में एटलीस्ट एक बार एक्सरसाइज किया। स्ट्रेंजली इतने मोटिवेशन के बाद भी पहले और दूसरे ग्रुप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन लास्ट ग्रुप में 91% लोगों ने हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज ज़रूर किया। थर्ड ग्रुप ने जो कॉलिंग मेथड यूज़ किया, साइंटिस्ट ने उसे इम्प्लीमेंट इंटेंशन का नाम दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है किसी काम को करने के लिए, जबकि उनके पास मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी की कमी रहती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन आपको क्लैरिटी देती है उस काम को करने की, और आपके लिए वो काम करना इजी होता है। अब आपको किसी हैबिट को स्टार्ट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का यूज़ करना है। लाइक आपको अपने एकेडमिक के लिए पढ़ना है, सिंपली एक प्लान बनाए कि मैं सुबह 7 बजे 30 मिनट के लिए मैथ पढ़ूंगा। क्लियर बताते हैं कि स्टैनफोर्ड प्रोफेसर बीजे फॉक से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी सीखी जिसे उन्होंने हैबिट स्टैकिंग का नाम दिया। हैबिट स्टैकिंग एक सिंपल प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को फॉलो करने के लिए। इसमें हम हैबिट को करने के टाइम और प्लेस को स्पेसिफाई करने की बजाय उसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ लिंक कर देते हैं। जनरली आपका अभी का काम डिसाइड करता है कि आप अगला कौन सा काम करने वाले हो। अभी का बिहेवियर अगले काम के लिए क्यों की तरह काम करता है, और किसी नए बिहेवियर को हैबिट बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी करंट हैबिट को पहचानो जिसे आप ऑलरेडी कर रहे हो, और उसके बाद
नए बिहेवियर को स्टैक करो। फॉर एग्जांपल, हर सुबह चाय पीने के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा। अब जब आप सुबह चाय पियोगे तो ये माइंड में ट्रिगर हो जाएगा कि अब एक्सरसाइज करना है। कभी भी ऐसे टाइम पर नए हैबिट को स्टैक मत करो जब आप किसी दूसरे काम में बिजी रहते हो। नई हैबिट्स को सिर्फ वहीं स्टैक करो जब वो हैबिट करने के लिए सबसे सूटेबल टाइम हो, और आप देखोगे कि पहले की अपेक्षा अब उस हैबिट को ज़्यादा बार कर पाओगे। इस चैप्टर में हमने इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन के बारे में सीखा और जाना कि हैबिट स्टैकिंग की हेल्प से हम इस टेक्निक को डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। मोटिवेशन ओवररेटेड चीज़ है जबकि इन्वायरमेंट ज़्यादा मैटर करता है। जानते हैं कैसे? एनी थॉर्नडाइक बॉस्टन का मैसाच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल की फिजिशियंस को एक क्रेजी आइडिया आया। उनको ये बिलीव था कि हॉस्पिटल के हज़ारों स्टाफ्स और विजिटर्स की खाने की आदत को बिना किसी मोटिवेशन और विल पावर के चेंज कर देंगी। एने ने अपने कलीग के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उन्होंने ड्रिंक्स के अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेटर्स में सिर्फ सोडा ड्रिंक ही लगी होती थी, अब उन्होंने सोडा के साथ पानी भी एक ऑप्शन बढ़ा दिया। सोडा अभी भी प्राइमरी लोकेशन पर अवेलेबल था, बट पानी सारी ही ड्रिंक्स की लोकेशन पर रख दिया गया। अगले 3 महीनों में ही सोडा की सेल 11.4% तक गिर गई और पानी की 25.8% इंक्रीज हो गई। कई बार लोग इस वजह से सामान नहीं खरीदते हैं क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत होती है, बल्कि उनका इन्वायरमेंट ऐसा होता है। अब अगर मैं किचन में जाऊं और वहां किसी प्लेट में रखे लड्डू मुझे दिख जाए तो उसकी ज़रूरत ना होते हुए भी मैं उसे खा लूँगा। इन्वायरमेंट एक ऐसा इनविजिबल हाथ है जो हमारे बिहेवियर को शेप करता है। मार्केटिंग में इस टेक्निक को कई जगह यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ों को आँखों के लेवल पर रखा जाता है और बाकी चीज़ों को नीचे, और इसे ही इम्पल्सिव बाइंग कहा गया है। जहाँ लोग कुछ चीज़ों को इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें इसकी ज़रूरत थी, जबकि इसलिए कि उन्हें ऐसा प्रेजेंट किया है कि उन्हें इसकी ज़रूरत है। हमारी डेली लाइफ में भी कई सारे एक्शंस किसी पर्पस नहीं जबकि मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन होने की वजह से होते हैं। अच्छी बात यह है कि हम इन्वायरमेंट को अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सपोज़ हम चाहते हैं कि पानी ज़्यादा पिए, तो हम पानी की कुछ बॉटल्स घर की कुछ कॉमन लोकेशंस पर रख देते हैं। अब जब भी हमारी नज़र पानी पर पड़ेगी, हमें याद आ जाएगा कि हमें पानी पीना है। सेम यही हम बुक पढ़ने या किसी और अच्छी आदत को बनाने में भी कर सकते हैं। क्यों यही है जो हमें कई हैबिट्स को स्टार्ट करने में हेल्प करती है, बट ओवर द टाइम सराउंडिंग्स का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही हमें किसी हैबिट को करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो अकेले ड्रिंक्स नहीं करते हैं, बट जब सोशल होते हैं तो कर लेते हैं। हमारा ब्रेन हैबिट्स को उनकी लोकेशन असाइन करता रहता है जहाँ भी वो अकर होती रहती है, घर, जिम या ऑफिस। जब आप ऑफिस के एनवायरनमेंट में होते हो तो सेम पर्सन के साथ प्रोफेशनली बिहेव कर रहे होते हो, जबकि कैफ़े वगैरह में पर्सनली। एक स्पेस को एक काम के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे किचन में सिर्फ कुकिंग का काम करते हैं, ऑफिस में सिर्फ ऑफिस का काम। और ये एक बेहतर चॉइस है कि हम पर्सनल स्पेस और प्रोफेशनल स्पेस को अलग रखें ताकि दोनों की हैबिट मिक्स ना हो। क्योंकि जब हैबिट मिक्स होती हैं तो जो हैबिट इजी होती है वो डोमिनेट कर जाती है। मतलब कि हम इजी वाली हैबिट्स को करने लग जाते हैं। आप अपने फ़ोन को मल्टीपल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और आप फ़ोन से प्रोडक्टिव भी होना चाहते हैं, बट क्योंकि सोशल मीडिया ब्राउज़ करना इजी है, इसलिए प्रोडक्टिव होने के बजाय मोस्टली आप सोशल मीडिया यूज़ करने पर ख़त्म करते हैं। अगर आपकी स्पेस लिमिटेड है तो इसको डिवाइड कर सकते हो। एक्टिविटी जोन, रीडिंग जोन, राइटिंग जोन, ईटिंग टेबल, और इस तरह से आप जिस भी हैबिट को फॉर्म करना चाहते हो उस स्पेस में रहते टाइम उस काम को असाइन कर सकते हो।
द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट। 1971 में वियतनाम वार अपने 16वें साल की तरफ बढ़ रहा था। तभी रॉबर्ट स्टीले और मॉर्गन मर्फी ने लिखा कि 15% यूएस सोल्जर्स हीरोइन एडिक्ट हो चुके हैं। 35% वियतनाम सर्विस मेंबर्स ने हीरोइन ट्राई किया और जिसमें 20% एडिक्टेड हैं। और जितना उन्होंने शुरुआत में सोचा था, प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा बुरी थी। प्रेसिडेंट निक्सन के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो ड्रग्स को रोकथाम में काम करती थी और लोगों को ट्रैक करती थी जो भी अपने घर वापस आ रहे थे। लियो रॉबिन्स उनमें से एक रिसर्चर्स हैं जिन्होंने पाया कि केवल 5 लोग ही दोबारा री एडिक्टेड हुए और 12% ही पुरानी कंडीशन में गए। इन शॉर्ट 10 में से 9 लोगों ने अपनी ओवरनाइट ही ड्रग का एडिक्शन छोड़ दिया, जो एडिक्शन ऑलमोस्ट इररिवर्सिबल माना जाता है। रॉबिन्स ने बताया वो बस इन्वायरमेंट के चेंज होते ही छूट गया। जनरली 90% लोग जो भी रिहैब से वापस आते हैं री एडिक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर से वही इन्वायरमेंट मिल रहा होता है। बट इस केस में सोल्जर्स वार प्लेस को छोड़कर अब घर आ रहे थे और वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था और इसलिए एडिक्शन छूट जाता है। If you are addicted to anything, just change the environment where it becomes hard for you to do that habit. Chapter 8 How to make a habit irresistible. हैबिट को इररेजिस्टिबल कैसे बनाएं? ये हैबिट चेंज करने का सेकंड लॉ है जिसका नाम है मेक इट अट्रैक्टिव। जिस भी हैबिट को करना है उसे ना मना करने लायक बना लो। किसी हैबिट को कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए अट्रैक्टिव लग रही होती है। अगर खाने का एग्जांपल लें तो जंक फूड जो कि हाई सॉल्ट, हाई फैट, हाई स्वीट्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं, जो कि नॉर्मल फूड से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और यही कारण है कि हम उन्हें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। कंपनीज इन प्रोसेस्ड फूड में फ्लेवर्स और टेस्ट के लिए भारी पैसा खर्चा करती हैं। डोपामिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके चलते ह्यूमन को दूसरी चीज़ करने की डिज़ायर होती है। और अगर किसी हैबिट को करवाना हो तो उस इंसान के ब्रेन में उस चीज़ से रिलेटेड डोपामिन्स को हाई कर दिया जाए। और आप देखोगे कि जितनी भी हैबिट्स जल्दी लगने वाली हैं, जैसे जंक फूड खाना, ड्रग्स खाना, वीडियो गेम खेलना, सोशल मीडिया ब्राउज करने, ये सारे ही हाई डोपामिन रिलीज करने वाली हैबिट्स हैं। ऑथर टेम्पटेशन बंडलिंग नाम की टेक्निक के बारे में बताते हैं जिसका यूज़ करके हम हैबिट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम एक एक्शन को दूसरे एक्शन के साथ लिंक करते हैं। एक एक्शन ऐसा जिसे हम करना चाहते हैं और एक ऐसा जिसे हमें करना चाहिए। जैसे कि आपको सोशल मीडिया ब्राउज करना है तो खुद से बोलो कि पहले बुक के 2 पेजेस पढ़ें और फिर ब्राउज करें। और इस टेक्निक को हैबिट स्टैकिंग की टेक्निक के साथ यूज़ करके आप हैबिट को होने की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 8। अभी आते हैं अपने अगले चैप्टर 9 द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। हैबिट को बनाने में दोस्त और फैमिली का रोल है। 1965 में हंगेरिया के निवासी जिसका नाम लास्लो पोलगार था, उनका ये मानना था कोई भी बाई बर्थ जीनियस नहीं होता है। जीनियस लोग एजुकेट और ट्रेंड करे जाते हैं। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए उसने अपने बच्चों पर ट्राई करने का सोचा। इसके लिए उसने क्लारा नाम की लड़की को अपना पूरा प्लान बताया और फिर उनकी शादी हुई और उन्हें 3 बच्चियां हुई। उन्होंने चेस फील्ड को टेस्ट करने का सोचा और होम स्कूलिंग देने की प्लानिंग की। घर में हर जगह चेस बुक्स थी, फेमस चेस प्लेयर्स की पिक्चर्स लगी हुई थी और स्टार्टिंग से ही उनके चेस की ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिसके रिजल्ट से सबसे बड़ी बेटी सूजन ने 4 के अंदर ही चेस खेलना स्टार्ट कर दिया।
और अगले 6 महीनों के अंदर ही बड़ों को हराना भी शुरू कर दिया। सोफिया जो कि मिडिल चाइल्ड थी, उसने और बेहतर परफॉर्म किया और 14 साल की उम्र में ही वर्ल्ड चैम्पियन बन गई और कुछ साल बाद ग्रैंड मास्टर भी बन गई। तीसरी बेटी ज्यूडिथ ने सभी से अच्छा किया। 5 साल की उम्र में अपने पापा को हराने लगी। 12 साल तक वो यंगेस्ट प्लेयर बन गई जो टॉप 100 में थे और 15 साल 4 महीने में ही वो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बन गई और 27 साल तक वो वर्ल्ड में नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर बनी रही। इन बहनों से इनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे अट्रैक्टिव बताया। उन्हें चेस बहुत पसंद था और चेस की रिस्पेक्ट भी थी उन्हें। हम कभी भी अपने सबसे पहले की हैबिट्स को खुद नहीं चूज करते हैं, हम बस कॉपी करते हैं अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की। तब ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक नया चाइल्ड जिसको अभी हैबिट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, वो अच्छे इन्वायरमेंट में रहे और अच्छी आदतों को सीखे। ऑथर्स ने 3 पॉइंट्स बताए हैं जहाँ से जनरली हम हैबिट्स को कॉपी करते हैं, और वो हैं करीबी लोगों से, या फिर जो बहुत लोग कर रहे होते हैं उनसे, या फिर उन हैबिट्स को जो पावरफुल लोग कर रहे होते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स की कई हैबिट्स को फॉलो करते हैं, और अगर ऐसे में हमें किसी हैबिट को कराना हो तो हमें ऐसे ग्रुप को ढूंढना चाहिए हम वो हैबिट कॉमन हो, लोग आसानी से उस हैबिट्स को कर रहे हो। जब आप ऐसे लोगों के करीब में रहते हैं तो आप भी अपनी हैबिट्स को फॉलो करने लगते हैं। 1950 में सोलोमन एस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया जहां उन्होंने 2 कार्ड्स लिए, जिसमें कि एक कार्ड में एक सिंगल लाइन थी जबकि दूसरे कार्ड में 3 लाइंस थी। फिर सबसे ये पूछा कि इनमें से 2 कौन सी लाइन हैं जो पहले वाले कार्ड के बराबर है। क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन था, लोगों ने बहुत आसानी से आंसर दे दिया। अब यही एक्सपेरिमेंट फिर से रन किया गया, बट अभी कुछ एक्टर्स भी थे जिन्होंने गलत आंसर दिया, और अगर कोई सही आंसर देने जा रहा होता था तो उस पर वो हंसने लगते थे और अजीब तरह से रिएक्शन देते थे, जैसे कि उसने कुछ गलत कर दिया हो। थोड़ी ही देर बाद लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया और जो गलत आंसर था उसे बोलने लगे, और एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया कि 75% लोगों ने गलत आंसर दिया। आगे ऑथर बताते हैं कि लोग किसी आर्ग्यूमेंट को जीतने की बजाय उस आर्ग्यूमेंट में सहमति होना ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे क्लियर बताते हैं कि ह्यूमन पावर, रिस्पेक्ट और स्टेटस को बहुत ध्यान में रखते हैं। उन्हें ये बहुत पसंद होता है कि वो प्रेस किए जाएं, फेमस हो, और इन चीज़ों के चलते मोस्टली हम सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों के बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनकी हैबिट्स को फॉलो कर पाएं ताकि हम भी वैसे ही सक्सेसफुल और पावरफुल हो पाए। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट के कॉज को कैसे पहचाने। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ऑथर एलन कैर की बुक इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग के बारे में बात करते हैं। वो अपने दोस्त माइक के बारे में बताते हैं जिसने कि इस बुक को पढ़कर स्मोक करना छोड़ दिया था। ऑथर स्मोकिंग नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने उस बुक के बारे में जानना चाहा और उन्हें एलन की स्ट्रेटजी बहुत पसंद आई, जिसमें वो लिखते हैं कि सिगरेट को छोड़ते समय आपको लगता है कि आप कुछ छोड़ रहे हो, कुछ बलिदान करने जा रहे हो, बट एक्चुअली आप कुछ छोड़ नहीं रहे होते हो, क्योंकि सिगरेट आपको कुछ नहीं करती है। आप सोचते हो कि आपको सोशल बने रहने के लिए स्मोकिंग करना जरूरी है, जबकि वो जरूरी नहीं। आप सोचते हो कि स्मोक करने से स्ट्रेस कम हो जाता है। स्मोकिंग आपके नर्वस को आराम नहीं पहुंचाता, जबकि डिस्ट्रॉय करता है। और लास्ट में एलन ने अपनी बुक में लिखा कि आप स्मोकिंग को छोड़कर कुछ भी नुकसान नहीं कर रहे हो, बल्कि एक बड़े पॉजिटिव चेंज की ओर बढ़ रहे हो। और बुक के लास्ट तक आपको लगता है कि स्मोकिंग बहुत ही बुरी चीज़ है और इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऑथर किसी काम को करने की क्रेविंग को लेकर बताते हैं कि कुछ बेसिक नीड्स हैं
जिनको फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, जैसे प्रेम और शारीरिक संबंध के लिए टिंडर का यूज करना, दूसरों से कनेक्ट होने और बॉन्ड बनाने के लिए फेसबुक का यूज, सोशल विन और एक्सेप्टेंस जीतने के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालना, अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए गूगल सर्च करना। चाहते पुरानी हैं, बस उनको पाने की हैबिट्स चेंज हो गई है। ऐसे में हो सकता है कि आपकी हैबिट उस डिज़ायर को पाने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे ना हो। कई अलग बेहतर तरीके हो सकते हैं जिनसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए सिगरेट पीने की बजाय मॉर्निंग वॉक भी किया जा सकता है। क्लियर आगे बताते हैं कि किसी हार्ड हैबिट को करने के लिए आप उसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ जोड़ सकते हो। ऑथर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक व्हील चेयर आदमी की स्टोरी बताते हैं कि जब उससे कहा गया कि पूरी ज़िंदगी इस व्हील चेयर पर बिताना काफ़ी टफ होगा, तो उस पर्सन ने जवाब दिया कि उसे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर व्हील चेयर ना होती तो उसे बेड में लेटना पड़ता, जो कि और भी मुश्किल हो जाता। इस तरह से पॉजिटिव सोचकर व्हील चेयर पर्सन ने अपनी लाइफ को काफ़ी ईजी बना लिया था। माइंडसेट में जरा सा शिफ्ट किसी भी हार्ड चीज को आसान बना सकता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज को हाई एनर्जी और थका देने वाला टास्क समझते हैं और शुरू करने से डरते हैं, बट आप उसके बेनिफिट्स जैसे स्ट्रांग होना और फिट रहना से ले सकते हो। और ये सोचो कि अगर मैंने ये टास्क किया तो ये तो ऐसा चेंज करने में हेल्प करेगा जो बहुत ही शानदार होगा। चैप्टर 11, मेक इट ईजी बट नेवर बैकवर्ड। धीरे धीरे चलो लेकिन कभी उल्टा नहीं चलना। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के प्रोफेसर जेरी उल्समैन ने अपने फोटोग्राफी स्टूडेंट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ग्रुप क्वांटिटी ग्रुप, जिनको ये इंस्ट्रक्शन मिला कि आपको मैक्सिमम फ़ोटोज़ कलेक्ट करनी है। 100 फ़ोटोज़ कलेक्ट करने वाले को A, 90 को B, 80 को C एंड सो ऑन। जबकि दूसरा था क्वालिटी ग्रुप, जिनको पूरे सेमेस्टर सिर्फ एक इमेज लानी थी, लेकिन ए पाने के लिए वो परफेक्ट होनी चाहिए। जब सेमेस्टर एंड पर रिजल्ट आया तो प्रोफेसर सरप्राइज हो गए कि जितने भी ए थे उनमें से मोस्टली क्वांटिटी ग्रुप से आए थे। क्वांटिटी ग्रुप पूरे सेमेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो लेने के लिए अलग अलग कंडीशन ट्राई करता था और पोजीशंस को एक्सप्लोर करता था और उसको काफ़ी हद तक मास्टर भी कर लिया था। जबकि क्वालिटी ग्रुप बेस्ट कंडीशन का वेट करते रहे और लास्ट तक दिखाने के लिए बहुत कम ही रिसोर्सेज थे। आगे ऑथर बताते हैं कि किसी हैबिट को फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है। जब हमारे कॉन्शियस माइंड से कोई हैबिट अनकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाती है तो एटॉमिसिटी के लेवल पर पहुंच जाती है और तब हम कह सकते हैं कि हैबिट फॉर्म हो चुकी है। लेकिन एक्चुअल कितना टाइम लगता है उस हैबिट को एटॉमेटिसिटी के लेवल तक पहुंचने पर, इस बारे में ऑथर बताते हैं कि इसका रिलेशन टाइम से नहीं फ्रीक्वेंसी से होता है। आप किसी हैबिट को कितनी बार रिपीट कर रहे हो ये डिसाइड करता है कि कोई हैबिट कितनी जल्दी फॉर्म हो जाएगी। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम एफर्ट्स के नियम। ऑथर बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ में लीस्ट एफर्ट के लॉ को फॉलो करते हैं। अगर आपके पास कोई 2 काम हैं जिनकी सेम इम्पॉर्टेंस है तो आप उस काम को करना पसंद करोगे जिसमें कम एनर्जी लगने वाली है। हैबिट्स जैसे कि फ़ोन स्क्रॉल करना, ईमेल चेक करना, टेलीविज़न देखना, इनको करने के लिए ऑलमोस्ट कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, जिसका रिज़ल्ट है कि आप दिन भर का मेजर टाइम यही करते हुए बताते हो। 100 पुशअप्स अ डे काफ़ी मुश्किल टास्क लगता है और जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया उसके लिए तो इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन क्या हो अगर यही नंबर 100 से घटाकर 10 कर दिया जाए या फिर 5, तब शायद कभी पुशअप न कर पाने वाला इंसान भी इसे करने के लिए रेडी हो जाए। हम सोचते हैं कि अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना बहुत टफ होता है। उन्हें करने के स्ट्रिक्ट प्लान, डाइट और टफ टाइम टेबल चाहिए होता है। स्टार्टिंग में तो हाई मोटिवेशन की वजह से हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन बीतने में ही हमें रियलाइज़ होने लगता है कि हम इतने टफ स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं और हम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं, बल्कि किसी टफ एक्सरसाइज को बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। अभी तक हमने कई ऐसी टेक्निक्स पढ़ी हैं जिनसे हैबिट्स को फॉर्म करने में ईजी रहे और इस लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का यूज़ करते हुए हैबिट्स को करने में आने वाली रुकावटों को कम किया जाएगा। जो हैबिट जितनी ईजी लगेगी
करने में उतना ही चांस बढ़ जाएगा। आगे ऑथर लिखते हैं कि फ्यूचर यूज़ के लिए हम आगे से एनवायरनमेंट को शेप कर सकते हैं। यहाँ हम किसी काम को करने के लिए पहले से ही उसके लिए एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप रात को अच्छी नींद लेना चाहते हो तो उठने के बाद ही बेड को प्रॉपर सेट करो, और जब पूरे दिन का काम करने के बाद आप बेड पर पहुँचोगे तो आपको उसे सही करने का टफ वर्क नहीं करना होगा और खुशी से लेट सकोगे। आपको मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए तो उसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स को पहले से निकाल कर रख लो, ताकि जब आप सुबह उठकर किचन में जाओ तो उसको बनाना इजी हो जाए। बैड हैबिट्स के लिए सेम इसी के अपोजिट कर सकते हो। जैसे अगर ना चाहते हुए टीवी देखते हो तो हर बार देखने के बाद टीवी का प्लग निकाल दो और तभी प्लग लगाओ जब आपको जो शो देखना है उसका नाम तेज आवाज़ में बोल सको। अगर इसे एक लेवल और ऊपर ले जाना है तो रिमोट के सेल्स को निकाल सकते हो। जैसे जैसे आप बुरी हैबिट्स को टफ बनाते जाओगे देखोगे कि उन्हें करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। चैप्टर 13 हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन बाय यूजिंग 2 मिनट रूल। 2 मिनट के रूल का यूज़ करके प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी हैबिट को कैसे स्टॉप करें। कई बार हमारा दिन अच्छा नहीं जाता और ऐसे में हम ये बोलते हैं कि आज किसका चेहरा देखकर उठे हैं जो दिन अच्छा नहीं गया। ये सेंटेंस बनाता है कैसे? डिसीजिव मूवमेंट से। ऑथर बताते हैं कि हमारे डिसीजिव मूवमेंट्स ही होते हैं जो ये बताते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। डिसीजिव मूवमेंट्स को समझने के लिए ऑथर एक स्टोरी बताते हैं कि थॉर्प थार्प एक पॉपुलर डांसर और कोरियोग्राफर थी। उन्होंने कई अवार्ड जीते और उन्हें सिंपल डेली हैबिट्स को करने में सक्सेस पाने के लिए भी काफ़ी क्रेडिट मिला। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अपने दिन की शुरुआत एक रिचुअल से करती हैं। 5:30 बजे सुबह उठना, अपने कपड़े पहनना, एक कैब लेना और उसे बताना कि वो पंपिंग आयरन जिम ले जाए जो कि 91st स्ट्रीट में है। रिचुअल ये नहीं था कि हैवी वेट लिफ्ट करना हो, स्ट्रेच करना हो। रिचुअल था कैब लेना। ये एक सिंपल एक्ट था जिसे थार्प डेली करती थी। यही एक्ट डिसीजिव मूवमेंट था जो फ्यूचर के टास्क को एज एन ऑप्शन बनाता था। जब थार्प कैब लेती थी और जिम जाती थी तो उनके पास जिम जाकर एक्सरसाइज करने का ही ऑप्शन बचता था। ऐसे ही जब आप किसी ऐसे काम से स्टार्ट करते हो जो कि आपको गुड हैबिट्स को करने की चॉइस देता है तो आप मोस्टली गुड हैबिट्स को ही करते हो, और ऐसे गुड हैबिट्स करते करते दिन ख़त्म होते होते आपके पास ढेर सारे अच्छे काम होते हैं जो इस दिन को अच्छा दिन बनाते हैं। तभी ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप दिन की शुरुआत अच्छे काम से करो। अभी शायद आप मेरे पहले स्टेटमेंट से एग्री कर पा रहे होगे कि हम क्यों ऐसा बोल जाते हैं। आगे ऑथर बहुत ही फेमस और इफ़ेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बताते हैं जो है द 2 मिनट रूल। इसमें हम किसी भी हैबिट को इतना स्मॉल बना देते हैं कि उसे करने में हमें बस 2 मिनट ही लगे। अब रोज़ रात को सोने से पहले किताब पढ़ना बन जाती है 1 पेज पढ़ना। 30 मिनट योगा करना बन जाता है योगा मैट को निकालना। इस रूल को बनाने के पीछे लॉजिक है कि आप हैबिट को स्टार्ट करना जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बना दो। लोग सोच सकते हैं कि 1 पेज बुक पढ़ना या 1 मिनट मेडिटेशन करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट यहाँ मोर फोकस है हैबिट बनाना। अगर एक बार हैबिट बन जाए तो हम उसे आसानी के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 14 हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। गुड हैबिट को परमानेंट और बैड हैबिट को इम्पॉसिबल कैसे बनाएं। विक्टर ह्यूगो जो कि एक बुक राइटर थे, उन्होंने फ्रेंच पब्लिशर्स को प्रॉमिस किया कि वो अगले 12 महीने में एक बुक लिख कर देंगे, लेकिन अगले 12 महीने वो किसी और कामों में बिजी रहे। उनकी इस लापरवाही से फ्रस्ट्रेट होकर फ्रेंच पब्लिशर ने उनकी डेडलाइन को 6 महीने किया। ह्यूगो ने अपने काम को टालने वाली प्रॉब्लम को बीट करने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने असिस्टेंट को अपने सारे कपड़े पकड़ाए और उन्हें अलमीरा में लॉक करने को दे दिया। अब उनके पास सिर्फ एक शॉल था जिससे वो बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे में उनके पास लिखने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। ऐसा करके ह्यूगो ने जनवरी 14, 1831 को डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले ही द हंचबैक ऑफ नोट्रे डैम नाम की बुक पब्लिश कर दी।
कभी कभी सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अच्छी हैबिट्स ही करें, जबकि बुरी हैबिट्स को न करने से भी सक्सेस मिल सकती है। विक्टर ह्यूगो ने कमिटमेंट डिवाइस का यूज़ करके बुरी हैबिट को और भी मुश्किल बना दिया। कमिटमेंट डिवाइस एक चॉइस है जो आप आज लगाते हो, जो आपके फ्यूचर एक्शन को कंट्रोल करता है। ह्यूगो ने अपने कपड़े लॉक करवाए, ये उसका कमिटमेंट डिवाइस था, और लिख पाना फ्यूचर कंट्रोल। इसी तरह आप भी कमिटमेंट डिवाइस का यूज़ करके कई बैड हैबिट्स को हार्ड बना सकते हो और ग्रेजुअली छोड़ सकते हो। जॉन हैरी पैटरसन ओहियो में रहते थे और कोल माइनर्स के लिए एक छोटा सा सप्लाई स्टोर रन करते थे। उनके पास एक अच्छे अमाउंट के कस्टमर्स थे, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे। थोड़ा सा रिसर्च से उन्हें पता चला कि उनके ही एम्प्लॉय कुछ चोरी कर रहे थे। ऐसे में उनको एक कैश रजिस्टर मशीन के बारे में पता चला, जो कि कैश को लेने के बाद लॉक कर देती थी और एक रिसिप्ट जनरेट करके दे देती थी। पैटरसन ने उसे $50 में ख़रीद लिया। अगले 6 महीने के अंदर ही लॉस से ऊपर उठकर उनकी कंपनी ने $5000 प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, जो कि आज के $1,00,000 के इक्वल वैल्यू रखता है। पैटरसन मशीन से बहुत खुश थे और इसी के चलते उन्होंने अपना बिजनेस ही चेंज कर दिया। उन्होंने मशीन के राइट्स खरीद लिए और एक नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी खोल दी। 10 साल के अंदर ही कंपनी में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो गए। चैप्टर 15 द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज होने के मुख्य नियम। 1990s के लास्ट में स्टीफन लूबी ने अपना होम टाउन ओमाहा को छोड़ दिया और कराची आ गई। तब कराची की हालात बहुत ख़राब थी और मोस्ट ऑफ द फैमिली स्लम्स में रहती थी, जहां उनको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लूबी ने सोचा, अगर ऐसी जगह में खाने से पहले हैंड वॉश करने की हैबिट भी काफ़ी चेंज ला सकती है। थोड़ा पता लगाने पर पता चला कि सबको इसके बारे में नॉलेज है कि हाथ धुलना एक अच्छी हैबिट है और इससे कई सारी बीमारियों के होने से बचा जा सकता है, बट इस बारे में जानकारी होने के बाद भी लोग उसको अपना नहीं रहे थे। तो लूबी ने प्रॉटर एंड गैम्बल से पार्टनरशिप करके सेफगार्ड सोप को सप्लाई करने का सोचा। सेफगार्ड एक प्रीमियम साबुन था जो कि ज़्यादा झाग और अच्छी खुशबू देता था। लोग उस साबुन से हाथ धुलना पसंद कर रहे थे और धीरे धीरे ये उनकी एक हैबिट बन गई। कुछ महीनों के अंदर ही डायरिया 52%, निमोनिया 48% और स्किन इन्फेक्शन 35% तक कम हो गए, और लंबे समय में तो इसका और भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा। बाद में उन्होंने साबुन की सप्लाई करना बंद भी कर दिया, फिर भी लोगों ने साबुन से हाथ धुलना जारी रखा। ये बिहेवियर चेंज के 4th लॉ का बहुत ही सही एग्जाम्पल था, जो कि है मेक इट सेटिस्फाइंग। यहाँ पर हैंड वॉश करना लोगों के लिए सेटिस्फाइंग हो गया था, जिससे कि लोगों ने उसे अपनी हैबिट बना ली। कुछ ऐसी ही स्टोरी च्युइंग गम के साथ भी थी। 1800 में आए च्युइंग गम तब तक फेमस नहीं हुए जब तक 1891 में रिगले ने इसमें फ्लेवर्स नहीं ऐड कर दिए। अब लोगों को च्युइंग गम में टेस्ट मिल रहा था और इसका इस्तेमाल करना उनके लिए फ़न हो गया था। बाद में इसको माउथ रिफ्रेशर और दांतों को साफ रखने वाला करके मार्केटिंग करी गई, और रिजल्ट ये हुआ कि इसकी सेल्स बहुत बढ़ गई और रिगले वर्ल्ड की नंबर 1 च्युइंग गम बन गई। ऑथर आगे इमीडिएट और डिलेड रिवार्ड्स के बारे में बताते हैं। ह्यूमन बीइंग अपनी शुरुआत में भोजन की खोज करता और खाता और सो जाता रहा है। उसको जहाँ भी इमीडिएट रिवार्ड्स दिखता वो उसको पाने में लग जाता था। अब अगर आप अब के मॉडर्न ज़माने को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि पिछले 500 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ है। इन सालों में हमने कार्स, एयरप्लेन, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, एआई और बहुत सारे इन्वेंशंस देख डाले हैं। अब की लाइफ ऐसी हो गई है जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंस्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं बल्कि डिलेड रिवॉर्ड्स को देती हैं। जैसे अगर आप आज एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट आपको हो सकता है 3 से 4 महीनों में दिखना शुरू हो। अगर आप आज से शेविंग करना स्टार्ट करते हो
तो हो सकता है वो आपके रिटायरमेंट होते होते एक बेहतर अमाउंट दिखाई दे। ये सारे डिलेड रिवॉर्ड्स की चीज़ें हैं, लेकिन इंस्टेंट रिवॉर्ड और डिलेड रिवॉर्ड में हमारा ब्रेन जनरली इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को ही चूज़ करता है, नो मैटर लॉन्ग टर्म में वो रिवॉर्ड हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए। जो भी पर्सन स्मोक करता है वो ये जानता है कि स्मोक करने से लॉन्ग टर्म में कैंसर होने का खतरा है, बट फिर भी उस डिलेड रिवॉर्ड्स को जानते हुए भी वो इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए स्मोक कंटिन्यू रखता है। सेम यही सारी चीज़ें बाकी की बैड हैबिट के लिए भी फॉलो करती हैं। क्लियर बताते हैं कि आप इस इंस्टेंट रिवॉर्ड को अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हो। किसी भी हैबिट को करते रहने के लिए सक्सेसफुल फील करना ज़रूरी होता है। जब भी आप कुछ करते हो, नो मैटर वो कितने छोटे लेवल पर है, अगर आपको उसमें सक्सेस मिलती है तो वो आपके लिए बेस्ट रिवॉर्ड होता है। तो जब भी आप किसी हैबिट को आदत डालने जाते हो, स्मॉल स्मॉल सक्सेस को ढूंढ सकते हो और उसको उस हैबिट से लिंक कर सकते हो। ऐसे आपको उस सक्सेस के रिवॉर्ड से हैबिट को बार बार करने का मोटिवेशन मिलता है। चैप्टर 16 हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। हर दिन अच्छी हैबिट को कैसे करें। 1993 में एबॉट्सफोर्ड कनाडा के एक बैंक ने 23 साल के एक स्टॉक ब्रोकर को हायर किया जिसका नाम ट्रेंट डायरस्मिथ था। लोगों को उससे कम ही उम्मीद थी क्योंकि वो अभी नया आया हुआ था, लेकिन डायरस्मिथ ने कुछ ऐसा किया जिससे उसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई। उसने 2 जार लिए, एक जार में 120 पेपर क्लिप्स को डाला और अपने सामने दोनों जार को रखा। अब हर एक कॉल पर वो एक क्लिप को निकालता और दूसरे खाली जार में डाल देता, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती जब तक वो पहले जार को खाली न कर देता। ये एक प्रोसेस उसने हर दिन किया बिना किसी ब्रेक के, और 18 महीनों के अंदर ही वो फर्म को $5 मिलियन का बिजनेस ला कर दिया। 24 साल की उम्र में ही वो हर साल में $75,000 बनाने लगा, जो कि आज के $1,25,000 के बराबर है। इस ट्रिक को पेपर क्लिप टेक्निक का नाम दिया गया। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की टेक्निक्स का यूज़ किया और अपने टास्क पर स्टिक रहे। जब भी हमें विजुअल मेजरमेंट मिलता है अपनी किसी हैबिट को करने का, तो वो हैबिट हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। विजुअल मेजरमेंट हमें उस हैबिट की प्रोग्रेस को दिखा रहा होता है, और प्रोग्रेस दिखाना काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। हैबिट को करने के मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए उसको ट्रैक करना एक अच्छी टेक्निक हो सकती है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अपने डाइट लॉग को ट्रैक करते हैं वो बाकियों के कंपैरिजन में दुगनी तेज़ी से वेट कम कर पाते हैं। हैबिट ट्रैकिंग आपको ऑनेस्ट रखती है, रियल डाटा दिखाती है, जिससे आप एक्चुअली में ये प्रेडिक्ट कर पाते हो कि हाँ आपको रिवॉर्ड मिल रहा है और कितना मिल रहा है। और अगर हैबिट ट्रैकिंग में थोड़ी सी भी प्रोग्रेस होती है तो वो हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग हो जाती है। क्लियर लिखते हैं कि यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, और कभी ना कभी आपकी ये हैबिट पर ब्रेक ज़रूर लगेगा। आप बीमार पड़ सकते हो, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में ऑथर जो फॉलो करते हैं वो रूल है नेवर मिस ट्वाइस, जिसका साफ मतलब है कि कभी भी दोबारा मिस ना करो। अगर कोई हैबिट आपसे छूट जाती है तो उसे अगली बार कर लो, क्योंकि एक दिन छोड़ना ठीक है, लेकिन दूसरे दिन छोड़ने से मतलब है नई हैबिट को बनाना। हैबिट को ट्रैक करते टाइम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रैक करना है और कब ट्रैक करना है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका शेफ़ सही काम कर रहा है या नहीं, तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए एक मेज़रमेंट हो सकता है कि कितने कस्टमर्स बिल पे कर रहे हैं। अगर खाना अच्छा है तो लोग बार बार खाएंगे और पेमेंट करेंगे, तो अगर ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है तो मतलब खाना अच्छा बन रहा है। लेकिन अगर कोई खाने से डिसअपॉइंट हो जाता है, उसे पसंद नहीं आता है, तब भी वो पेमेंट करके ही जाता है, तो रेवेन्यू तो इस केस में भी आ रहा है। अब एक मेज़र हो सकता है कि हम देखें कि लोग कितना खाना छोड़ रहे हैं या क्या टिप देकर जा रहे हैं। तो
तो हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या ट्रैक करें ताकि अपने रिजल्ट्स को पा सकें। कई बार हम नंबर्स में इतना खो जाते हैं कि अपने रियल मोटिव को भूल जाते हैं। चैप्टर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैसे सब कुछ बदल सकता है। रोजर फिशर, जो कि वर्ल्ड वार 2 में एज अ पायलट रहे, अपनी सर्विस पूरी करने के बाद वो हार्वर्ड लॉ स्कूल गए और वहाँ 34 साल तक नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में स्पेशलाइजेशन ली। बात 1970s और 80s के बीच की है, जब न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा बहुत बढ़ गया था। तब उन्हें एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उन्होंने देखा कि कोई भी प्रेसिडेंट बड़ी आसानी के साथ एक बटन को दबाते ही मिसाइल को छोड़ सकता है और लाखों लोगों की जान को ले सकता है, लेकिन कभी वो उनको मरते हुए नहीं देखेगा। ऐसे में फिशर का सजेशन था कि न्यूक्लियर वेपन का कोड एक कैप्सूल में डाला जाए और फिर वो कैप्सूल किसी वॉलंटियर के हार्ट में इम्प्लांट कर दिया जाए। अब जब भी प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना होगा, पहले उस वॉलंटियर को मारना होगा। अपने हाथों से आँखों के सामने ही एक जान लेनी होगी। किसी बैड हैबिट को होने से रोकने के लिए बिहेवियर चेंज के 4th लॉ का इन्वर्जन था, जिसका मतलब था मेक इट अनसेटिस्फाइंग। न्यूक्लियर वेपन को ना यूज़ करने देने के लिए फिशर ने अनसेटिस्फाइंग बना दिया। दिसंबर 1, 1984 में सीट बेल्ट का लॉ पास हुआ था। तब केवल 14% यूएस पीपल ही सीट बेल्ट पहन रहे थे, लेकिन 2016 में ये नंबर बढ़ के 88% हो गया। और ये हो पाया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। जब गवर्नमेंट को कुछ काम करवाना होता है तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पास करती है, जिसमें एक टास्क और उसे ना कर पाने पर उसमें दी जाने वाली पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट से बचने के लिए लोग उस टास्क को करने लग जाते हैं। इस हैबिट कॉन्ट्रैक्ट को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। आप अपने हैबिट स्कोर कार्ड में मेंशन कर सकते हो कि अगर आप किसी हैबिट को करने में फेल होते हो तो ये पनिशमेंट करना पड़ेगा। आपको ये स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल और अननेसेसरी लग सकता है, लेकिन आपको ऑनेस्टली इसके साथ स्टिक रहना है। अब जब भी आप किसी हैबिट को ना करने का मन बनाएंगे, आपको ना करने पर होने वाले पनिशमेंट के बारे में पता चलेगा और तुरंत ही आप उस पनिशमेंट से बचने के लिए उस हैबिट को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 18, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। माइकल फेल्प्स, जो कि एक बहुत बड़े स्विमर रहे हैं अपने टाइम के, और इन्होंने ओलंपिक्स में कई सारे मेडल्स जीते हैं। हाइकेम एल ग्यूरोज को बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे रनर थे। इन्होंने भी ओलंपिक्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीते और कई सालों तक वर्ल्ड रिकॉर्ड को होल्ड किया। दोनों की हाइट में काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन एक चीज़ जो दोनों में सेम थी और वो थी दोनों के पैर की लेंथ। माइकल फेल्प्स के पास रिलेटिवली शॉर्टर लेग्स, जो कि स्विमिंग के लिए परफेक्ट था, जबकि एल ग्यूरोज के पास लॉन्गर, जो कि रनिंग के लिए सूटेबल था। इमेजिन अगर एल ग्यूरोज स्विमिंग करते तो शायद क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, या फेल्प रनिंग करते तो इतने सक्सेस को ना पाते। जब किसी हैबिट को लेकर हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है तो उसमें सक्सेस पाने में आसानी हो जाती है। इस चीज़ को लेकर हमें पता चलता है कि लोग जन्म से ही कई एबिलिटीज़ को लेकर पैदा होते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि जेनेटिक्स की स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस भी है, क्योंकि जीन्स को चेंज करना आसान काम नहीं होता है। अगर आप बास्केटबॉल खेलना चाहते हो तो 7 फुट का होना आपको बेनिफिट दिला देगा, लेकिन वही अगर आप जिम्नास्टिक करना चाहते हो तो 7 फुट का होना बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। क्लियर बताते हैं कि जो भी हैबिट नेचुरली ईजी फील होती है उसमें सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कई बार लोग दूसरे को देखकर दूसरी हैबिट को पिक कर लेते हैं, जो कि करना उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। हमारे जीन्स हमें क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि हमें किस काम पर हार्ड वर्क करना है, ना कि दूसरों को देखते हुए उनके द्वारा किए जाने वाले काम को करना है। चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। 1955 में एनाहेम
कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड खुला तब एक 10 साल का लड़का वहाँ जॉब मांगने को आता है। अब क्योंकि तब चाइल्ड लेबर लॉ एक्टिव नहीं था तो उसको आसानी से काम मिल गया और वो लड़का आधे डॉलर के प्राइस पर एक गाइड बुक का पीस बेचने लगा। 1 साल के अंदर ही वो डिज्नी मैजिक शॉप में पहुंच गया और पुराने एम्प्लॉयज़ से ट्रिक सीख कर लोगों को दिखाने लगा। उसने कई सारे जोक और सिंपल रूटीन्स को ट्राई करके देखा और जल्दी ही ये डिस्कवर कर लिया कि उसको मैजिक परफॉर्म नहीं करने की बजाय उसको जनरली परफॉर्म करना पसंद था और उसने एज अ कॉमेडियन परफॉर्म करने का डिसाइड किया। शुरुआत में वो लॉस एंजलिस के छोटे क्लब्स में परफॉर्म करता था। वहाँ क्राउड कम आती थी और उसका एक्ट भी छोटा होता था। कई दिन वो एम्प्टी क्लब्स में भी परफॉर्म करता था। ये अच्छा काम नहीं था, लेकिन वो दिन पर दिन इसमें बेहतर हो रहा था। उसका पहले का रूटीन 1 या 2 मिनट का ही था। हाई स्कूल तक आते आते उसका एक्ट 10 मिनट तक हो गया। 19 की एज तक आते आते वो वीकली 20 मिनट का शो करने लगा। उसने अगले दशक एक्सपेरिमेंट, एडजस्ट करने और प्रैक्टिस करने में लगा दिया। फाइनली 19 साल बाद यंग मैन को फेम मिला और वो दूर दूर सिटीज़ में जाकर अपना शो करने लगा। वो अपने जनर में टॉप पोजीशन होल्ड करने लगा और अपने टाइम का सबसे फेमस कॉमेडियन में से एक बना। उसका नाम था स्टीव मार्टिन। अब देखने वाली बात यह है कि कैसे कुछ लोग इतने साल तक एक ही हैबिट पर टिके रहते हैं, जबकि हम कुछ दिनों या महीनों में ही फेलियर के डर से हैबिट को चेंज कर देते हैं। इसका आंसर के लिए ऑथर बताते हैं कि किसी हैबिट को इतना लंबा टिके रहने के लिए लोग गोल्डीलॉक रूल का यूज़ करते हैं। अभी सपोज़ आपको टेनिस खेलना बहुत पसंद है, बट अगर आप टेनिस को किसी 8 साल के बच्चे के साथ करते हैं तो कुछ ही टाइम में आप बोर हो सकते हैं। और अगर आप किसी प्रोफेशनल के साथ खेलते हैं, जैसे रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स के साथ टेनिस खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप डीमोटिवेट फील करेंगे। अब अगर आपको यही मैच किसी अपने जैसे लेवल के बंदे के साथ खेलना हो तो ये होगा कि कुछ मैच आप जीतोगे, कुछ वो, और ऐसे में आप इम्प्रूवमेंट करने का सोचोगे। इस टफ कंपटीशन से हमेशा इम्प्रूवमेंट करने का सोचते रहोगे। ये एक गोल्डीलॉक रूल का एग्जाम्पल है। गोल्डीलॉक रूल बताता है कि ह्यूमन अपना पीक मोटिवेशन तभी फील करता है जब प्रॉब्लम उनकी करंट एबिलिटीज़ के आसपास ही हो। ना ज़्यादा हार्ड, ना ज़्यादा इजी, एकदम सही। मार्टिन का कैरियर भी गोल्डीलॉक रूल का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हर साल वो अपना कॉमेडी रूटीन को बढ़ाते हैं, लेकिन बस 1 या 2 मिनट, जिसे अचीव करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता था। आगे ऑथर बताते हैं कि अपने गोल्स को पाते समय बोर होने से कैसे बचें। आगे ऑथर बताते हैं कि अपने बेसबॉल कैरियर ख़त्म होने के बाद वो नए स्पोर्ट्स को ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक वेट लिफ्टिंग टीम ज्वाइन किया और एक दिन वहाँ एक कोच ने विज़िट किया। उन्होंने हज़ारों एथलीट्स को कोचिंग दे रखी थी, जिसमें से कुछ तो ओलंपिक से भी रिलेशन रखते हैं। ऑथर ने उनको खुद से इंट्रोड्यूस कराया और फिर बात शुरू की और उनसे पूछा कि बेस्ट एथलीट और बाकी के एथलीट में क्या डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी के लोग नहीं करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए जो आप एक्सपेक्ट करोगे, जैसे जेनेटिक्स, लक, टैलेंट। फिर उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो शायद एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एक पॉइंट पर जहाँ से लोग हर दिन की ट्रेनिंग की उदासी को हैंडल कर सके। ये एक अलग वे ऑफ थिंकिंग है। किसी काम को करने के लिए लोग बोलते हैं कि उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, लेकिन कुछ दिन सेम चीज़ ही करते करते हमें मोटिवेशन की कमी लगती है और ये कमी सक्सेसफुल पर्सन को भी लगती है। वो भी मोटिवेशन में लैग करता है, बट एक सक्सेसफुल पर्सन उस मोटिवेशन की कमी में भी कोई ना कोई रास्ता खोज लेता है जहाँ से वो अपने पैशन को कंटिन्यू रख पाता है। आगे ऑथर बताते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा थ्रेट फेलियर नहीं, जबकि बोर्डम है। चैप्टर 20, अच्छी आदत बनाने का नुकसान। आदत बनाना किसी चीज़ में मास्टरी पाने का बेसिक स्टेप है। जैसे जैसे हमें चीज़ों की आदत लगती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहती है और फिर वो ऑटोमेटिक होती रहती है।
उसे करने के बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और टाइम भी कम ही लगता है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट पे। जैसे जैसे हमारी हैबिट ऑटोमेटिक होती जाती है, हम फीडबैक पर कम ही ध्यान देते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करना छोड़ देते हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च की गई और उसमें ये पता लगा कि एक स्किल जब मास्टर कर ली जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस में कुछ गिरावट दिखती है। हालांकि इस स्मॉल टिप से उतनी प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको गुड इनफ रिजल्ट चाहिए तो वो आपको मिलता रहेगा। बट अगर आपको इलाइट लेवल पर लेकर जाना है तो आपको उस हैबिट को ब्लाइंडली करना बंद करना होगा। किसी चीज़ को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए हैबिट ज़रूरी है, लेकिन हैबिट के साथ ज़रूरी है कि आप ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करते रहें, इम्प्रूवमेंट करने के एरियाज़ को ढूंढते रहें और उसे इम्प्रूव करते रहें। आप अपने काम को ट्रैक कर सकते हैं और इसके स्टैट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर एक इंटरवल पर उसको कंपेयर करके इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें ढूंढ सकते हैं। आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उनके आए हुए रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अगले वीक या अगले मंथ में उसे कंटिन्यू या चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप एक कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे जहाँ से किसी भी हैबिट को पूरी तरह से मास्टर किया जा सकता है। जब भी हम किसी हैबिट को ऑटोमेट कर पाते हैं तो उस हैबिट से एक प्राइड हमारे अंदर आ जाता है जो हमें हमारे वीक स्पॉट नहीं दिखाने देता है, और ये बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी हैबिट के बनने से, और समय के साथ इसे हम अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेते हैं। पॉल ग्राहम कहते हैं कि हमें अपनी पहचान को छोटा रखना चाहिए। छोटा रखने से मतलब है कि सिर्फ वही आपके जीवन का बड़ा सत्य नहीं है, आप और भी डिफरेंट चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। जितना आप किसी अकेले बिलीफ को खुद को डिफाइन करने को दोगे, आप उतने ही लिमिटेड होते जाओगे, और फिर लाइफ में जब भी चैलेंजेस आएंगे तो आप उनसे कम ही पास हो पाओगे। ऑथर बताते हैं कि उनका पहले का जीवन एक एथलीट के रूप में बीता, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उन्हें खुद को पहचानने में समस्या होने लगी। वो पूरे जीवन खुद को एथलीट बताते थे, लेकिन अब रिटायर हैं तो अब क्या? अगर हम किसी चीज़ से खुद की आइडेंटिटी बना लेते हैं और क्या हो अगर वो एक दिन गायब हो जाए तो हमें खुद की वैल्यू नहीं समझ आती है। तो इससे बचने के लिए आप किसी रोल से नहीं बल्कि उसमें यूज़ होने वाली स्किल्स या क्वालिटी से आइडेंटिटी बना सकते हो। आपका रोल रहे या ना रहे, वो स्किल आपके पास हमेशा रहेगी और उसका यूज़ आप कभी भी कर सकोगे। जैसे मैं एक एथलीट हूँ बन जाता है, मैं एक मेंटली टफ इंसान हूँ जिसको फिजिकल चैलेंजेस पसंद है। तो इस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी को लाइफ लॉन्ग बना सकते हो। तो ये थी एटॉमिक हैबिट बुक की समरी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिएगा। और अगर कुछ खास विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे फिर से किसी ऐसी ही बुक के साथ उसकी समरी लेकर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि किसी भी बुक की समरी आपसे मिस ना हो। Thanks for watching. See you in the next video. Till then, keep reading, keep learning.